आगे चीज़ें हमने बात की थी कि अपने बेंचमार्क सेट करना है, हमने प्रोसेस को इम्प्रूव करना है, हमने प्रोडक्ट जो फिनिश प्रोडक्ट है, जो भी हमारे प्रोडक्ट उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करें है। फिर देखते हैं कि ये क्वालिटी कंट्रोल में द मेन आउटपुट्स ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल ये चीज़ें होती हैं। और क्वालिटी कंट्रोल के अंदर हम किसी ने क्वेश्चन भी किया था आपकी जीआर ने, और उनको मैंने उनके व्हाट्सएप ग्रुप पे आंसर भी किया, तो आम लोगों ने सुना होगा। और उन्होंने क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया था कि क्या हम क्वालिटी जो है, जो कॉस्ट हम एस्टिमेशन देते हैं, चार्जेस बताते हैं, उसमें क्वालिटी की कॉस्ट इंक्लूड करते हैं। तो मैंने इनको ब्रीफली इस तरह किया कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन, एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी क्वालिटी प्रोडक्ट बनाती है और आईएसओ सर्टिफाइड है, उनकी प्रोडक्ट जो है, उनकी प्रोडक्ट, कंपनी नहीं, प्रोडक्ट उनकी आईएसओ सर्टिफाइड है, उनकी कंपनी की जो प्रोडक्ट उसको आईएसओ सर्टिफिकेशन मिली हुई है, और वो डेफिनेटली जो चार्जेस या एस्टिमेशन या जो चीज़ें हों उसमें वो कॉस्ट इंक्लूड करते हैं। ये वही बात है कि जब आप मार्केट में शॉपिंग करने जाते हैं और जी काइंडली खलील अपने माइक डिसेबल करें, मोहम्मद खलील। जो स्टूडेंट्स बाद में ज्वाइन करते हैं या बीच में ज्वाइन करते हैं, काइंडली उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने माइक्स को डिसेबल करें। थैंक यू वेरी मच। अब आप ये देख लें कि लेक्चर अभी हुआ है और 27 स्टूडेंट्स ने अटैम्प्ट किए हैं और मुझे निकाल के अभी ग्रुप पे 22 स्टूडेंट्स हैं, यानी 5 स्टूडेंट फिर भी गायब हो गए। ठीक है, गायब हो रहे हैं। तो ओके जी, द मेन आउटपुट्स ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल आर एक्सेप्टेंस डिसीजन। जब हमारे 3 प्रोसेस थे, क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी प्लानिंग करनी, क्वालिटी एश्योरेंस करनी और क्वालिटी कंट्रोल। थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। क्वालिटी प्लानिंग में हमने देखना है कि कौन से क्वालिटी के प्रोसेसेस हैं, कौन कौन से हैं, और हमने किस किस प्रोसेस को अप्लाई करना है। सिर्फ क्वालिटी के प्रोसेस एक नहीं है आपके, अगर स्टैंडर्ड्स हैं या डॉक्यूमेंटेशन के हैं, इम्प्लीमेंटेशन के स्टैंडर्ड्स हैं, अदर और प्रोसेसेस हैं, वो क्या क्या है, और या स्टैंडर्ड्स अगर हैं तो वो कौन कौन से हैं उसके, और किस किस को आपने अप्लाई करना है। तो क्वालिटी एश्योरेंस में मेक श्योर कर रहे होते हैं कि हम उनको ठीक ठाक फॉलो करें, और उनमें जो अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो इस क्वालिटी कंट्रोल में जाके उसको देख रहे होते हैं। और फिर हमने ये भी देखना है कि प्लानिंग के वक्त कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, प्लानिंग के वक्त कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो परफॉर्मेंस पे या आउटपुट पे या उस प्रोडक्ट की क्वालिटी पे असरअंदाज कर सकते हैं। उन परफॉर्मेंसेस, उन फैक्टर्स को पर हमने ध्यान देना है। जिस तरह हम लास्ट टाइम बात की थी कि प्रिवेंशन इज़, एक मुहावरा है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हमने प्रिवेंट करना है, हमने वो स्टेप्स या वो एक्शंस परफॉर्म नहीं करने जिसकी वजह से मसले मसाइल हो रहे हैं। जी ओके जी, फिर आते हैं कि मेन आउटपुट्स ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल। ये वकार मुझे बताएं, मोहम्मद खलील जो है ये आपकी क्लास का रेगुलर स्टूडेंट है? यस सर। ही लेफ्ट द सेशन। अब ये देखते हैं कि ये सेशन ज्वाइन करता है या नहीं करता। और इसने सेशन, ये ऐसे स्टूडेंट हैं बेशुमार, काफ़ी सारे आपके लोग हैं। और जिस तरह वो मैंने इनाम को मैंने पॉइंट आउट किया था कि इनाम भी है, और एक दफ़ा वो जब उस तक बात पहुंची तो वो आ गया ज्वाइन करने। वो मैंने नहीं देखा इनाम लड़का, और भी काफ़ी लड़के हैं। डेफिनेटली 40 की क्लास है और आप ये देखें कि 20 स्टूडेंट्स और आधी क्लास गायब है। सर खलील तो है यहीं पे पार्टिसिपेंट्स में। वो फिर ज्वाइन दोबारा हो गया होगा ना, लेफ्ट द सेशन और फिर दोबारा ज्वाइन हो गया। अब देखिए आधी क्लास, अब ये देखिए आधी क्लास नहीं आती, इसका क्या हल है? मेरे पास तो कोई हल नहीं है मेरे ख्याल से। मैं तो कोई इस बीच में कोई असेसमेंट है, कोई प्रोजेक्ट का एफर्ट्स भी मेंशन है, यही हो सकता है। और क्या हो सकता है उनके लिए? तो मेरे लिए कोई वो नहीं है, इनको परवाह नहीं है लोग। हालांकि अगर एब्सेंट हो तो यार, अगर एक टीचर रेगुलर क्लासेस ले रहा है तो उसमें 3 4 5 हो जाएं 40 में से। आधी क्लास 18 15 20 लोग ऐसे एब्सेंट हो रहे होते हैं। और द मेन आउटपुट्स ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल और एक्सेप्टेंस डिसीजन। अब जब आपने कोई चीज़, जिस तरह प्लानिंग में भी होता है, जब आप चीज़ उसको प्रोसीड करवा रहे थे, एक्शन करवा रहे थे, तो उसमें जो भी कोई एक्शन है उसके अगेंस्ट कोई रिजल्ट्स आ रहे हैं, कोई सजेशंस आ रही हैं, तो जो भी कोई चीज़ें आपने अप्लाई किया है क्वालिटी प्लानिंग में, और फिर वो मेक श्योर कर रहे हैं कि ये चीज़ फॉलो हो रही नहीं हो रही, तो जो भी उसमें उसके रिजल्ट्स हैं उन प्रोसेसेस के, या आपने जो स्टैंडर्ड्स फॉलो किए हैं उसको आपने एक्सेप्ट करना है, उसको नोट डाउन करना है। रीवर्क अगेन, अगर उसकी काम में, आउटपुट में, रिजल्ट्स में कोई चीज़ नहीं आ रही तो उसको आप ठीक करना है। प्रोसेस एडजस्टमेंट, प्रोसेस एडजस्टमेंट का क्या मतलब है?
उस प्रोसेस में अगर कोई कमी पेशी है, यानी जो स्टेप्स आपने फॉलो किए हैं या आपने अपने कोई स्टेप्स बनाए किसी भी काम करने के तरीकेकार को, उसमें जब आप उसको एग्जीक्यूट करवा रहे होते हैं और उसको मेक श्योर करा रहे होते हैं कि फॉलो हो रहा है और वो ठीक रिजल्ट दे रहा है, और उन प्रोसेस में अगर बिजनेस प्रोसेसेस बोलते हैं, अगर आप प्राइवेट इंडस्ट्री की बात करें तो किसी भी काम करने के तरीकेकार को एक टर्म बोली जाती है बिजनेस प्रोसेस। यार इसका प्रोसेस क्या है या बिजनेस प्रोसेस क्या है? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी काम करने के तरीकेकार को एसओपी बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर्स। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि लेट फीस के लिए क्या एसओपी है और रजिस्ट्रेशन के लिए क्या एसओपी है, ये आफ्टर कोरोना जब लिफ्ट होगी, यूनिवर्सिटी ओपन होगी या अभी तक डिसीजन नहीं आया, उसके क्या एसओपी हैं, क्लासेस खुलने के क्या एसओपी हैं, यूनिवर्सिटी खोलने के क्या एसओपी हैं, पढ़ाने में टीचर्स के लिए क्या एसओपी हैं, स्टूडेंट्स में बैठने के क्या एसओपी हैं, ये सारे प्रोसीजर्स हैं जो तरीकेकार है। फाइनल एग्जाम के क्या एसओपी हैं, पेपर किस तरह होंगे, क्या तरीकाकार होंगे, ये सारे एसओपी। इसी तरह जब प्राइवेट इंडस्ट्री की बात करें तो वो भी किसी काम के करने को बिजनेस प्रोसेस बोलते हैं। और हमेशा आप ज्वाइन करके कभी भी ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस प्रोसेस को छेड़छाड़ फौरन नहीं करते। वो लोग यही कहेंगे यार अभी भी आया है या अभी भी आई है और ये अपने सजेशन, तो आस्ता आस्ता आप अपनी पहले नाम और धाक बनवाते हैं। जब आपका नाम बन जाता है तो फिर आपके डिपार्टमेंट में भी नाम होता है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स में भी नाम होता है और यूनिवर्सिटी में भी नाम होता है, फिर आपकी बात को सुनता भी और वैल्यू और वर्थ देता है। तो प्रोसेस एडजस्टमेंट भी बात करनी पड़ती है, उसमें कोई चेंजिंग करनी पड़ती है। तो जो भी क्वालिटी जब कंट्रोल कर रहे हैं, मेक श्योर कर रहे हैं और उसको वेरीफाई कर रहे हैं कि जो रिजल्ट्स आने चाहिए, अगर वो नहीं आ रहे तो आप उसमें रीवर्क करते हैं, उसको बेहतर बनाते हैं और डिसीजन भी आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। और अगर नहीं भी आ रहे तो वो आपने नोट डाउन भी करना है डिसीजन और उसमें क्या वजूहत थी, और अगर रीवर्क की ज़रूरत है आप रीवर्क करते हैं, अगर प्रोसेस एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, उसमें बेहतरी लानी है तो वो भी ला सकते हैं। ये प्रोसेस एडजस्टमेंट का क्या मतलब है? जिस तरह मैंने आपको बताया था कि एक ऑर्गेनाइजेशन सीएमएम लेवल 5 पे बैठी हुई है, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल 5 लेवल पे, वो प्रोडक्ट की क्वालिटी अचीव करके बैठी हुई है, उसने आईएसओ सर्टिफाइड अचीव किया हुआ है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, उसमें बिजनेस प्रोसेस है, उसमें मॉडल्स हैं, मैनेजमेंट है, हर तरह की सारी चीज़ें फॉलो हो रही हैं, तभी वो टॉप लेवल ऑफ द highest rank in an of an IT company है, that is CRM level 5 which is optimized level, वो बैठी हुई है। तो वो अपने प्रोसेस को या बिजनेस प्रोसेस को और बेहतर से बेहतर की तरफ लेके चल रही है। जो प्रोडक्ट की क्वालिटी अचीव कर रही है वो बेंचमार्क की तरफ लेके चलते हैं, कोशिश करते हैं कि अपनी प्रोडक्ट को मतलब वो कहते हैं ना जीरो डिफेक्ट तो होता ही होता है, बट बेहतर से बेहतर कैसे कर सकें। फिर ये जो क्वालिटी कंट्रोल जब आप ये कर रहे होते हैं, जो क्वालिटी जब आप मेक श्योर कर रहे हैं कि ये चीज़ें हो रही है नहीं हो रही, इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, इसके अंदर कुछ टूल्स और कुछ टेक्निक्स भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, परीतो एनालिसिस है, स्टैटिस्टिकल सैंपल है, क्वालिटी कंट्रोल और टेस्टिंग है। ये क्या क्या चीज़ें और ये क्या टेक्निक्स हैं? ये परीतो एनालिसिस एक टेक्निक है जो ये अप्लाई की जाती है जब क्वालिटी को आपने जब आप क्वालिटी कंट्रोलिंग करिए, क्या चीज़ कहती है। मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ कि जिस तरह कहते हैं ना कि हर बात की तय में एक बात होती है और वही सारी बात होती है। मैं पहले डिफाइन करने से पहले इसका एक बेस समझाता हूँ। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जिस तरह आपकी वो एक टेक्निक थी, जब आप चेंज कंट्रोल बोर्ड आपके पास, चेंज कंट्रोल बोर्ड के अंदर चेंज कंट्रोल चेंज को मैनेज करने के लिए मेंबर्स होते हैं और वो हर वक्त अवेलेबल नहीं होते, तो आपके पास जो है वो एक 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 टेक्निक होती है, आपके पास एक ऑप्शन होती है कि आप डिसीजन ले सकते हैं, मगर अगर उसमें कोई मसले मसाइल हैं तो आप डिसीजन को वापस अनडू कर सकते हैं, प्रायर अप्रूवल के लिए छोड़ देते हैं जब टॉप मैनेजमेंट या सीसीबी के मेंबर्स ऑफिशियली आते हैं। कोई बता सकता है जी कि उस जो रूल था, जो अप्रोच थी, उसको क्या उसका नाम रखा गया था? जब सीसीबी के मेंबर ना हो और आपने कोई चेंज रिक्वेस्ट करनी हो तो आपके पास एक टेक्निक होती है, उस टेक्निक को आप अप्लाई करके आप डिसीजन ले सकते हैं, बट अगर उस डिसीजन में कोई प्रॉब्लम आता है आप उसको फिर पेंडिंग अप्रूवल के लिए छोड़ देते हैं। एनीवन फ्रॉम द होल क्लास? 22 स्टेटमेंट्स हैं जी। सर चेंज कंट्रोल बोर्ड। चेंज कंट्रोल बोर्ड तो एक उसमें मेंबर्स होते हैं ना, मैं बात कर रहा हूँ कि जब चेंज की रिक्वेस्ट होती है और चेंज की रिक्वेस्ट तो चेंज कंट्रोल बोर्ड मेंबर्स के पास जाएगी, अगर वो है वो उसको देखेंगे या चेंज को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। मैं कह रहा हूँ कि जब चेंज कंट्रोल बोर्ड के जो मेंबरान हैं, जिसमें सीनियर मैनेजर्स होते हैं, टीम लीड होता है, आर्किटेक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो भी लीड प्रोग्रामर होता है, वो अगर नहीं है मेंबरान,
जब सीनियर ऑफिशियल नहीं होते और आपको चेंज की कोई रिक्वेस्ट आ गई है या आपने चेंज करनी है, तो वो क्या आपके पास वो एक टेक्निक है, उसको क्या नाम देते हैं, उसका क्या मतलब है? जी हाँ जी, स्टूडेंट लगता है स्लाइडें देखने शुरू कर दिए पीछे जाके। सर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट नहीं यार, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट वाले तो आर्काइव या डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर रहे होते हैं। और कोई? जी, क्या क्या उसको क्या कहते हैं जब आपके पास सीसीबी मेंबरान मौजूद ना हो या मौजूद ना हो और आपने डिसीजन करने हैं? और जी माशाल्लाह, ये हाल है। तो परीतो एनालिसिस भी एक टेक्निक है। अब इसमें क्या होता है कि जिस तरह मैंने बात कही कि हर बात की तय में एक बात होती है और वही सारी बात होती है। आपने रूट कॉज देखना है। देखिए प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल एक इम्पॉर्टेंट जो कहते हैं ना रिस्क फैक्टर ये होता है प्रोजेक्ट के अंदर, लेट से कि क्या हम डेडलाइन को मीट कर पाएंगे। अब ये डेडलाइन है, माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ लोगों ने सुबह असाइनमेंट जमा कराई है, किसी ने 2 घंटे पहले कराई है, किसी ने कल करा दी है। तो लास्ट अब 3 बजे टाइम है सर, बस वो 3:05 ये देखे सर, ये लेट हो गया हूँ, मैं बस कर रहा था नेट इशू। भाई आपको मैंने पूरा दिन दिया, पूरा वीक दिया, लेट से असाइनमेंट आर्टिफैक्ट के लिए, तो आप पहले नहीं करा सकते थे? लास्ट मोमेंट पे नेट इशू तो मेरा कसूर है अगर लाइट चलेगी। लेट से अगर लाइट चली जाएगी तो फिर किसका कसूर है? तो लाइट तो वो जाती है तो या तो 2 से 3 जाएगी या 3 से 4 जाएगी, या पता होगा तो आप मोबाइल डाटा यूज़ कर ले। अगर प्रॉब्लम अगर होगी है तो कर सकते हैं आप, आपके बैकअप होने चाहिए। लेट से अगर पावर फेलियर हो जाता है, मेरा सेशन एंड हो जाता है, तो मैं अपना डाटा पैकेज ऑन करके मैं नेट को कनेक्ट कर लूँगा और ये आपके साथ सेशन ज्वाइन कर लूँगा। तो मेरे पास बैकअप होने चाहिए। ये एक लेम एक्सक्यूज़ है जान के सर वो लाइट चलेगी, वो नेट का इशू। भाई नेट का इशू हो सकता है तो आप दोबारा ज्वाइन कर ले, दोबारा उसको कनेक्ट कर लें। तो ये तो फिर आपने ख्याल करना है कि जब आपका लाइव पेपर चल रहा है या आपकी कोई चीज़ सबमिशन चल रही है, उसमें आपने ध्यान देना है। या डाटा पैकेज करें और उसमें जाहिर बात है नेट पैकेजेस हैं, डाटा पैकेजेस हैं, उसमें आप एमबीज देखें, जीबीज में भी होता है और आप उसको ठक ठक शेयर करें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यू हैव टू मैनेज इट। ऐसा नहीं है, यूनिवर्सिटियों ने साफ मेंशन किया होता है कि आपकी मर्जी, आपने ख्याल करना है। देखिए पूरा सेमेस्टर हो गया, लोग एंड में यही फार्मूला, भाई जी नेट कनेक्शन नहीं था, नेट का सिग्नल मसला हो गया, बारिश होगी, ये हो गया, ये चलता रहेगा। आपने इस चीज़ को खुद मैनेज करा, तो ये ख्याल किया जाए। अब परीतो एनालिसिस कहते हैं कि प्रॉब्लम तो होती है मगर आपने वो रूट कॉज, वो फैक्टर्स तलाश करने जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये देखें, परीतो एनालिसिस इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग द फ्यू वाइटल कंट्रीब्यूटर्स दैट अकाउंट फॉर द मोस्ट क्वालिटी प्रॉब्लम्स इन अ सिस्टम। तो हमने प्रॉब्लम की जड़ तलाश करनी है, वो कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमारी क्वालिटी को असरअंदाज कर सकते हैं, वो हमारी क्वालिटी पे असरअंदाज होते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। तो ये 80-20% रूल है, इसको 80-20 रूल भी बोला जाता है। और परीतो एनालिसिस भी टेक्निक से बाज़ का क्वेश्चन पूछा जाता है या इंटरव्यूज में पूछा जाता है, ये इस टेक्निक का पता आपको ये क्या होता है। तो ऑल्सो कॉल्ड एज 80-20% रूल मीन्स 80% ऑफ द प्रॉब्लम आर ऑफन ड्यू टू द 20% ऑफ द कॉजेज। तो हमने बेसिकली वो रूट कॉज, वो जड़ तलाश करनी है, वो उनकी वजह से 80% प्रॉब्लम जो है ना वो असरअंदाज हो रहे थे। फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल देता हूँ, ये बहुत छोटी सी टेक्निक है। ये देखिए छोटी छोटी टेक्निक डिसीजन मेकिंग के लिए, स्ट्रेटजीज के लिए अप्लाई करने के लिए होती है। ये लाजमी नहीं कि ये एक आर्टिफैक्ट बन जाता है, बट ये टेक्निक्स एज अ बीइंग अ मैनेजर आपने अप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल एक रिस्क फैक्टर है कि क्या हम डेडलाइन को मीट कर पाएंगे, एक फाइनल जो प्रोडक्ट डिलीवरी है या हमारे माइलस्टोन्स है या हमारी असाइनमेंट्स आर्टिफैक्ट्स है। तो ये एक नॉर्मल सा एक थ्रेटनिंग फैक्टर होता है। मगर हमने उन चीज़ों को तलाश करना है, अगर लेट से डेडलाइन मीट नहीं हुई तो वो क्या वजूहात थी जो डेडलाइन मीट नहीं हुई। वो वजूहात ये थी कि किसी ने चेक एंड बैलेंस ही नहीं रखा, वो वजूहात ये थी कि राइट पीपल को राइट जॉब असाइन ही नहीं हुई। लेट से मैंने अर्न वैल्यू मैनेजमेंट पढ़ाया, मैंने कल कोई चीज़ समझाई, मैंने उसकी डेफिनेशन पढ़ाई, मैंने उसका मकसद बताया और उस पर छोटी सी एक असाइनमेंट दी। मैंने कहा छोटी सी असाइनमेंट, 1 पेज असाइनमेंट है मेरे ख्याल से। डेफिनेशन तो मेंशन है, डेफिनेशन करके आपने फार्मूला वही है, फार्मूले में वैल्यूज डाल के और एग्जांपल दे के डालना है। अब जिन्होंने वो पढ़ी होगी या जिन्होंने वो लेक्चर या असाइनमेंट, सबने 29 लोगों ने या 27-29 लोगों ने सबमिट कराई है, और डेफिनेटली अगर उन्होंने पढ़ी और उससे रिलेटेड आपको एक न्यूमेरिकल सवाल भी दिया गया, सॉरी डेफिनेशन पूछी गई और
पर्ड की जो टेक्निक थी वो भी फार्मूला एक आर्टिफैक्ट भी था और पीछे गुजर भी चुका। वो ऑप्टिमिस्टिक +4 into मोस्ट लाइकली टाइम प्लस पेसिमिस्टिक डिवाइड बाय 6 आसान सा फार्मूला है। 6 डेज बनता था। मैंने एमसीक्यूज में अंदर 4 डेज 6 डेज 8 12 32 मैंने 28 24 और 32 रखा था। 6 डेज बनता था। तो फार्मूला है, आप फार्मूला रफ में आप वर्किंग कर सकते हैं या जुबानी भी प्लस करके कर सकते हैं। 2-3 मिनट उसके हो गए और 5 मिनट में आप 7 एमसीक्यू आराम से कर सकते थे। तो लोगों ने मेरे ख्याल से वो टाइम एनालिसिस भी है कि लोगों ने हाफ टाइम में किया, 5 मिनट में किसी ने किया, 8 मिनट में से 6 मिनट में, और कई ऐसे हैं जो बड़ा प्लान करके तसल्ली से करके चल रहे होते हैं। दैट इज़ ऑल्सो फाइन। तो बात ये है कि थोड़ा सा देखा कि अब प्रीतो एनालिसिस यही कहती है कि व्हाट आर दोज फ्यू वाइटल कंट्रीब्यूटर और फ्यू वाइटल फैक्टर्स के जो कॉज बन रहे हैं, जो वजह बन रहे हैं मेजर प्रॉब्लम्स की। तो 80% जो प्रॉब्लम होते हैं वो एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं होते, वो 20% जो कुछ कंट्रीब्यूटर फ्यू वाइटल होते हैं उनकी वजह से ये प्रॉब्लम। अगर आपने रूट कॉज या उन प्रॉब्लम्स की आपने हल कर दिया तो वो प्रॉब्लम नहीं होगी। फॉर एग्जांपल मिसाल दे रहा था कि लेट से मिसाल दे रहा हूँ, लिस्ट बनाते हैं आप कहते हैं जी ये प्रॉब्लम है कि डेडलाइन मीट नहीं हो रहा, ये प्रॉब्लम है कि टाइम पे काम। अब वो देखिए ये डेडलाइन मीट नहीं हुई या ये डेडलाइन मीट नहीं हुई, ये प्रॉब्लम हो सकता है ये प्रॉब्लम है, ये क्यों हो रहा है? या तो ये हो रहा है कि उसमें जो मैनेजर है वो इनका एफिशिएंट नहीं है, मैनेजर कॉम्पिटेंट नहीं है, वो चेक एंड बैलेंस नहीं रखता, वो रेगुलर मीटिंग नहीं करता, वो टीम को पूछता नहीं है, समझाता नहीं है। अच्छा, उसने जो टास्क असाइन किया है हर मेंबर को वो प्रॉपरली उस मेंबर की अहलियत के मुताबिक असाइन नहीं की। बहुत सारी वजूहत। फिर ये हो सकता है कि जो टाइम पे काम करे उसको शाबाशी यानी आशीर्वाद या गुड मिले। डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे लोग हैं माशाल्लाह जिन्होंने 8-9 नंबर 7-8-9 नंबर लिए हैं। मुझे बड़ा बहुत खुशी हुई। मैंने एक बर्ड्स आई व्यू लिया। बर्ड्स आई व्यू ने फटाफट, क्योंकि आपने 43 पे ख़त्म किया तो मेरे पास 2-3 मिनट थे, मैंने फटाफट उसको समरी जनरेट की, स्नैपशॉट ली, स्नैपशॉट लेने में फिर शेयर करके व्हाट्सएप ग्रुप पे किया और फिर मैंने जूम सेशन ज्वाइन किया। तो ये सारे टीचर जो है ना वो कर रहा था। और मैं तकरीबन आपकी सोच है कि 1:30 बजे से ये मैं क्विज प्रिपरेशन और टाइमलाइन सेटिंग कर रहा हूँ। 1:30 से आपकी क्लास 3:30 पे थी, ठीक है। तो ये टाइम लगता है, ये फ़ौरन 5 मिनट की एक्टिविटी नहीं होती कि आपने फटाफट ये चार्ट डाल दी। इसको सारी चीज़ें सेटिंग पॉलिसी, इसको ड्राई रनिंग, इसको टेस्ट करके चेक किया था, प्रीव्यू करके कि ये ठीक परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा, सारी चीज़ें जी। तो ये चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है। Also called as the 80-20% rule, meaning that 80% of the problems are often due to the 20% of the causes. तो 80% जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो 20% जो कॉज है उनकी वजह से होती है। तो प्रीतो डायग्राम्स हेल्प टू आइडेंटिफाई प्रायोरिटाइज प्रॉब्लम एरियाज। तो ये बेसिकली डायग्रामेटिकली आप इसको कर सकते हैं। 80-20 ऊपर डायग्राम देख के 80% प्रॉब्लम और 20% कौन से उनके फैक्टर्स हैं वो, और वो आपको आइडेंटिफाई करने में या प्रायोरिटाइज करने में प्रॉब्लम्स कौन कौन से हैं ये हेल्प आउट कर रही होती है। तो बेसिकली जब आप क्वालिटी कंट्रोलिंग भी कर रहे हैं और एश्योरेंस एंड कंट्रोलिंग साथ साथ चल रही होती है। और इसी तरह ये वही बात है कि जब एक एग्ज़ाम चल रहा है, एक इन्विजिलेटर या एक सुपरवाइज़र या टीचर एक आता है और प्लानिंग तो हुई होती है कि आपने इस तरह करना है या इस तरह खड़े रहना है, आपने मूव फॉरवर्ड करना है, बैठना नहीं है, आपने ध्यान देना है, लेट्स से हाफ टाइम से पहले किसी को जाने नहीं देना, और चेक करना है कि भाई किसी का मोबाइल ऑन ना हो, पहले से ज़्यादा कोई, ये सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शन सब टीचरों को बताई भी जाती है, जो एक्सपीरियंस है और उनको पता भी होता है। बट सिर्फ ये नहीं है कि मैं सिर्फ एक जगह खड़ा हो जाऊँ बुत बन के या एक जगह डाइस के साथ खड़ा हो जाऊँ और जो मर्जी करते रहे। तो कंट्रोल भी कर रहे हैं, चेक एंड बैलेंस भी करनी है और कंट्रोल भी करना है, थोड़ा सा सख्ती भी करनी है और टाइम इंटिमेशन भी देना है और सारी चीज़ें करनी होती है। और कंट्रोल का मतलब ये है कि अगर कोई कर रहा है मिसबिहेव या कोई उस पर अनफेयर मीन्स में इस्तेमाल कर रहा है, इफ स्टूडेंट इज बीन यूजिंग अनफेयर मीन, तो उसको कंट्रोल भी करना है, उसको कैसे टैकल करना है, किस तरह पूरी आवाम को थोड़ा एक मैसेज भी कन्वे करना है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और आप देखते हैं कि बाज़ औक़ात ऐसे फैकल्टी मेंबर या ऐसे टीचर्स या ऐसे इन्विजिलेटर भी होते हैं जिनको परवाह नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं, अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं, पेपर चेक कर रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं। जो मेन प्रायोरिटी होती है, जो मेन टास्क होती है, और बाज़ ऐसे हैं जो ऑन द टोज़ होते हैं, तो डेफिनेटली जो जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो बैठते भी नहीं और बहुत कम बैठते हैं। मुझे याद नहीं है कि मेरे ख्याल से मैं पेपर में बैठता भी हूँ। और ऑन द टोज़, ऑन द फिगर्स, ऑन द रूम अगर मेरी ड्यूटी है तो ये शोर बिला वजह नहीं होना चाहिए फ्रॉम द इन्विजिलेटर भी। जो मिसबिहेव करेगा या शोर करेगा बूटी, उसके लिए बंदा स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है ताकि पूरी क्लास से।
तो एक परीतो एनालिसिस है, वो ये कहती है कि आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाते हैं, आप उसको प्रायोरिटाइज कर सकती है, उसके मुताबिक जो है ना जो भी उसके रूट कॉज है वो आइडेंटिफाई आप कर लेते हैं और उसको फिर आप हल करने की कोशिश करते हैं। फिर स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग है और स्टैंडर्ड डेविएशन एक अप्रोच है, आपने स्टैट्स में सारी पढ़ी है। आप इट डिपेंड्स अपॉन आपका पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन साइज़ क्या है, फिर आप सैम्पल साइज़ क्या सिलेक्ट करें। इट डिपेंड्स अपॉन द पॉपुलेशन साइज़, इट डिपेंड्स अपॉन आप सैम्पल साइज़ का ले रहे हैं, आप रैंडम सैम्पलिंग ले रहे हैं, आप किस तरह की सैम्पलिंग ले रहे हैं। तो ये वही बात है, जिस तरह लेट्स से एक हमारा मीडिया चैनल है और वो एक हर दूसरे दिन एक सर्वे लेके आ जाता है कि जी पूरे पाकिस्तान में से इतने लोगों का सर्वे किया या इतने लोगों का सर्वे किया या 2000 लोगों का सर्वे। और भाई 25 करोड़ आबादी है और 2000-3000 लोग एक गैलप सर्वे या डिफरेंट सर्वे, अब तो गैलप यूज़ कर रहे हैं, पहले कुछ और हमने सर्वे कराया जी किसी मीडिया हाउस ने, तो भाई वो क्या अक्कासी कर सकता है पूरी कौम की। तो ये भी एक मीडिया हाउसेस जो भी उनका एक ट्रेंड होता है शोशा छोड़े, जिस तरह मैंने बताया था कि जो सदर ट्रम्प था और वो उसने हारी भी बाजी जो है जीत ली, उसने पैसा भी इस्तेमाल किया, उसने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। बंदा कहता है सर टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल किया? उसने टेक्नोलॉजी का ऐसा इस्तेमाल किया, उसने आईटी एक्सपर्ट्स हायर किए और आईटी एक्सपर्ट्स को बहुत पहले हायर कर दिया और उन्होंने जो उधर जो बाहर के ब्रॉड में जो इलेक्शंस होते हैं वो उनकी लाइक अमेरिका हैज़ 52 स्टेट्स, तो उनमें ये नहीं है कि एक ही दिन आज का इलेक्शन है, उसमें टाइम बेस्ड होता है कि इस दिन इन स्टेट्स का इलेक्शन है, फिर इसका फिर ट्रेंड्स देखा जाता है। तो लोगों ने क्या किया, जो है जो मीडिया के भी हो सकते हैं, उन्होंने बंदे हायर किए जो टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने सोशल कम्युनिटी साइट्स पे जो है नेगेटिव ट्रेंड जो है या फॉल्स ट्रेंड जो है वो शेयर करना शुरू कर दिया और वो लोगों की ओपिनियन बनना शुरू हुआ। बात समझ आ रही? इस पे लोग प्रोजेक्ट्स भी होते हैं कि न्यूज़ फेक है कि नहीं। और मैंने आपको शायद बताया था ये जो सोशल कम्युनिटी साइट्स है, ये जो यूट्यूब है, ये सारी चीज़ें, ये आस्ता आस्ता फ्लॉप इसलिए होगा कि लोग वेरीफाई नहीं करते हैं और असर पता ही नहीं लगता कि जेन्युइन क्या है और असल न्यूज़ कौन सी चल रही है और फेक क्या है और उस पर कैसे ट्रस्ट किया जाए। बस एक दूसरे को फॉरवर्ड करना और वो शेयर करना। और वो पहले तो ये होता था कि जिसने सिर्फ व्यू कर ली वो कैलकुलेशन में चार्ज होता, अब ये होता कि वो टाइम देखा जाएगा कि कितना टाइम गुजरेगा। आस्ता आस्ता फिर ये देखा जाएगा, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मतलब आस्ता आस्ता ये पैरामीटर अप्लाई हो जाएगा जो जिनके चैनल्स हैं और जिनके जो भी कोई सोशल कम्युनिटी साइट्स है जहाँ पर ट्रैफिक आ रहा है, आस्ता आस्ता ये देखा जाएगा कि ये यूज़र राय देंगे कि कंटेंट कितना क्वालिटी का है और कंटेंट सब्जेक्ट टू द मैटर कितना रेलेवेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। वक्त के साथ साथ पैरामीटर चेंज हो जाएंगे अर्निंग के अबाउट। दैट्स व्हाई मैं कह रहा था कि जो सोशल कम्युनिटी साइट्स हैं या लोग जो चैनल्स ब्लॉग्स और ये टिकटॉक, ये आर्जी है, ये कोई परमानेंट आपकी अर्निंग का क्राइटेरिया नहीं है। वो तो आप किसी और को भी, लेमैन को भी चीज़ें सिखाएं और या उसके इंटरेस्ट की उसको चीज़ें समझाएं कि कौन सी क्वेश्चन है, किस टॉपिक को लेके चलते हैं और किस तरह आप किस पॉइंट को लेके चलते हैं, तो वो भी अपना एक गुजारा कर सकता है। बट ये हल नहीं। आप आईटी के एक्सपर्ट हैं, आपने आईटी फील्ड में अपना नाम पैदा करना है, डिज़ाइनिंग में, डेवलपमेंट में, आप टेस्टिंग साइड पे जा सकते हैं, कोऑर्डिनेशन साइड पे, मैनेजमेंट साइड्स पे, उस पे नाम पैदा करें। ठीक है ना? तो स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द सैंपल। मैं मिसाल दे रहा था कि पाकिस्तान की आबादी है और 2000, 3000, 5000 वो रिप्रेजेंटेशन अगर कर रहे हैं तो वो पूरे मुल्क की या पूरी अक्कासी या पूरे लोगों की तर्जमानी नहीं कर सकता। हाँ, अगर आप इस तरह करें कि फॉर एग्जांपल वो हर सिटी से रीजन से दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने यूनिवर्सिटी का एक ट्रेंड देखना है कि यार यूनिवर्सिटी में क्वालिटी की टीचिंग हो रही है कि नहीं हो रही, वो चाहे रिगार्डलेस ऑफ एनी डिपार्टमेंट, और आप जनाब सैंपल साइज अगर यूनिवर्सिटी में 5000 है और सैंपल 400-200 फॉर्म फिल कर दें तो 200 और 500 की 5000 स्टूडेंट्स की एवरेज निकाल के देख ले वो क्या रिप्रेजेंटेशन दे रही है। फिर आपने जो 200 फॉर्म या सैंपल साइज लिया है वो कौन से डिपार्टमेंट से लिया, पता लगे आपने एक ही डिपार्टमेंट बिजनेस डिपार्टमेंट में पकड़ा, सबसे फॉर्म फिल करा ली और एक ही सेमेस्टर। हर डिपार्टमेंट की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, सीनियर जूनियर सेमेस्टर की हर रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, तो वो बड़ा बैलेंस होता है, बड़े तरीके से काम किया जाता है। अगर आपने इंस्पेक्शन करनी है और आपने प्रॉपर उसके रिजल्ट्स और ये सारी चीज़ें चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन भी होती है और आपको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन में डिपेंड्स अपॉन के जो आपका रिजल्ट आ रहा है वो कितना वेरिएट कर रहा है, वो आपकी मीन से कि टुवर्ड राइट साइड पे है, टुवर्ड लेफ्ट साइड पे है। स्टैंडर्ड डेविएशन मींस दैट डेटा क्लस्टर क्लोजली अराउंड द मिड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, और अगर वो ज़्यादा है अगर कम है तो लिटिल वेरिएबिलिटी अमंग द डाटा, अगर ज़्यादा वेरिएशन है तो इट मींस के
उसका रिजल्ट एक्यूरेट नहीं है। तो जो मैथमेटिकल कंप्यूटेशन है, फॉर एग्जांपल अगर आप एक थ्योरेटिकल बात करते हैं कि यार आज का लेक्चर बेस्ट रहा, एक्सीलेंट रहा, सो रहा, क्वालिटी, कैसे आपने सर्च किया? अगर आप अकॉर्डिंग टू पैरामीट्रिक एवेल्यूएशन करें, जिस तरह मैंने कुछ एक एमसीक्यू दिया था कि कॉस्ट एस्टिमेशन किस अप्रोच पे फॉलो करती है, कि कौन सी बेस्ट अप्रोच है, जिस तरह मैंने कहा था कि कौन सा बेस्ट टेक्निक यूज़ की जाती है, वो कोकोमो 2 है, कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल 2। मैंने कल के लेक्चर में बताया था, उसको पहले मैंने एक असाइनमेंट भी दिया, पर आपने पढ़ा भी होगा, उसका टूल भी अवेलेबल है। तो जो पैरामीट्रिक अप्रोच है वो यूजिंग सब फार्मूला मैथमेटिकल कंप्यूटेशन को यूज़ करती है। तो अगर आप कुछ डेटा लेते हैं और उस पर कोई पैरामीटर, कोई मैथमेटिकल कंप्यूटेशन फार्मूला लगाते हैं, उससे जो रिजल्ट ड्राइव करते हैं वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। फॉर एग्जांपल आज के लेक्चर की बात करते हैं कि क्वालिटी का हुआ क्या नहीं हुआ, तो अकॉर्डिंग टू पैरामीटर होता है कि आज का टॉपिक कोई पता था या लेक्चर टाइम पे स्टार्ट हुआ, टीचर आ रहा है, टीचर क्वेश्चन कर रहा है, टीचर एग्जाम्पल दे रहा है कि नहीं दे रहा, जो टॉपिक या एग्जाम्पल थे वो कितना रेलिवेंट था, और क्वेश्चन पूछने की मतलब इजाज़त है या पूछ सकते हैं, या आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आप क्यूरी करते हैं, टीचर क्यूरी को रिप्लाई करते हैं कि नहीं करते, ये सारे कुछ पैरामीटर है। अब इन पैरामीटर के अगेंस्ट पॉइंट्स हैं, तो वो पॉइंट्स दिए जाते हैं कि एग्री, मोस्ट एग्री, नॉट एग्री, न्यूट्रल, ये सारी चीज़ें होती है। अब उन पॉइंट्स के बेस पर वो सारे कैलकुलेशन होती हैं और वो फार्मूले में डाली जाती है। जिस तरह टीचर्स की वैल्यूएशन करते हैं, कोर्स की वैल्यूएशन करते हैं, कोर्स की अलहदा करे, टीचर की अलहदा करे, कोर्स और टीचर की एक ही वैल्यूएशन का फॉर्म होना चाहिए। तो मैं आप हमारे जो क्वालिटी एश्योरेंस के लोग हैं, बल्कि क्वालिटी के जो डायरेक्टर हैं कराची में होते हैं, मैं उनको स्पेसिफिकली रिटन फॉर्मेट में ये करूँगा कि जब टीचर स्टूडेंट्स वैल्यूएशन कर रहे होते हैं, एक तो ये कि वो लास्ट जब पेपर कर रहे होते हैं उसमें तो वैल्यूएशन फॉर्म थमा देते हैं, ये अप्रोच ठीक नहीं है। अकॉर्डिंग टू अपडेट से 10 to 12 वीक में वैल्यूएशन होनी चाहिए। अगर 16 वीक का सेमेस्टर है कि 10 to 12 ऐसा वीक होता है कि जो एक अच्छा टाइम होता है, इसी वीक में वैल्यूएशन होती है। या अच्छी यूनिवर्सिटियों में स्टार्ट ऑफ द सेमेस्टर वैल्यूएशन होती है और एक मिड ऑफ द वैल्यूएशन होती है कि कितना फ़र्क आ रहा है, कि टीचर शुरू में कैसा होता है और एंड में कैसे होता है। अगर वो फिर उनके फार्मूले और वो सारा एक सॉफ्टवेयर मॉडल के थ्रू वो सारी कंपटीशन हो रही होती है। स्टार्ट में बुरा है, अगर एंड में अच्छा है, या स्टार्ट में अच्छा है और एंड में भी अच्छा है, स्टार्ट में बुरा, एंड में बुरा, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। और ऐसी वैल्यूज जो सब एग्री कर रहे होते हैं और सब कह रहे हैं डिसएग्री, डिसलाइक, वो वैल्यूज हटा दी जाती है, क्योंकि उससे वैल्यूएशन पे पॉजिटिव इफेक्ट भी आता है और नेगेटिव इफेक्ट भी आता है। तो जो समझाने की बात है कि जब कोई कुछ डाटा आप थ्योरेटिकल बात करें, एवेल्यूएशन क्वालिटेटिव वैल्यूएशन भी होती है और क्वांटिटेटिव वैल्यूएशन। क्वांटिटेटिव होती है अकॉर्डिंग टू सम पैरामीटर है, कोई कैलकुलेशन मैथमेटिकल कोई भी आप कंप्यूटेशन करके किसी फार्मूले के तहत उसको रिजल्ट को ड्राइव कर सकते हैं और ड्रॉ करते हैं। और थ्योरेटिकल होती है कि जनाब आप सिर्फ सब्जेक्टिव बता दें कि हाई अच्छा रहा, गुड रहा, क्वालिटी आ रहा, या किस लेवल का रहा। तो जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना, वो वैल्यूएशन या असेसमेंट जो है ना वो बता सकते हैं सब्जेक्टिव फॉर्मेट में। तो जो एक्सपर्ट्स नहीं है उनके लिए ये फॉर्म वैल्यूएशन और ये फिल करके फिर डाटा सॉफ्टवेयर में डाला जाता है। और अगर आपको कुछ टर्म्स सुनी हो, जैसे हमारी एक्सेल की शीट्स होती हैं, स्प्रेडशीट्स बोलते हैं, इसी तरह बिजनेस में एक इनका स्टैटिस्टिकल डाटा डालने के लिए सर्वे और उसके रिजल्ट डालने और फिर रिपोर्ट्स और चार्ट्स बनाने के लिए एक इनका सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है। अभी मेरे जहन में नाम आया था, क्लिक होके निकल गया, SPSS इनका एक सॉफ्टवेयर है जो बिजनेस के स्टूडेंट ज़्यादातर, या लाजमी नहीं, बिजनेस के जो रिसर्च के स्टूडेंट्स हैं वो भी डाटा उसमें डाटा पॉपुलेट करके, डाटा जब लेते हैं फॉर्म के थ्रू, उसको डाटा पॉपुलेट करके डाटा डालते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, तो वो रिजल्ट्स और रिपोर्ट्स और चार्ट्स और पाइग्राम, हिस्टोग्राम और हर फैक्टर के मुताबिक बताता है कि कितने परसेंट सपोर्टिव है, कितने परसेंट, वो सारी चीज़ें डिसीजन मेकिंग के लिए आसानी होती है। तो बात यह है कि डिफरेंट जो मैथमेटिकल टूल्स लगाते हैं तो वो आपको रिजल्ट। फिर क्वालिटी कंट्रोल चार्ट्स है, ये चीज़ बताती है कि हमारा जो भी प्रोसेस है वो कितना कंट्रोल में है कि ये नहीं कंट्रोल में है कि नहीं है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ये शो किया जाता है और डाटा, और हर प्रोसेस जो भी है, कोई आपने एक्टिविटी या फेज वाइज आपने बनाया हुआ है, लेट्स से हर फेज पे आपने चेक एंड बैलेंस लगाया हुआ है। एक फेज को हम देख रहे हैं एनालिसिस फेज, तो उसमें मतलब एट द एंड ये देखा जाता है क्वालिटी कंट्रोल में चार्ट में कि ये हमारा प्रोसेस हमारे कंट्रोल में है नहीं। इट हेल्प्स प्रिवेंट डिफेक्ट्स दैट अलाउज वेदर अ प्रोसेस कंट्रोल इन नॉट। तो इसी तरह आप उसके
प्रॉब्लम्स हैं जब आप आइडेंटिफाई करते हैं, और कौन से ऐसे वाइटल कंट्रीब्यूटर फैक्टर है जिनकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो 80-20% रूल या प्रीतो एनालिसिस ने बताया है, मैंने एग्जांपल भी देखे इसमें। और होता यही है कि जो प्रॉब्लम की जो रूट कॉज है वो ही वजह होती है, अगर आप उस वजह को निकाल दें प्रॉब्लम नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल डेडलाइन टाइम पे डिलीवर नहीं होना, ये तो प्रॉब्लम है, रिस्क भी है, प्रॉब्लम भी आएगा और आएगा और होता है ये हो रहा है, तो ये तो आएगा, फिर भी आएगा। अगर आपने रूट कॉज नहीं है फिर भी आएगा, आपने रूट कॉज तलाश करनी है। डेडलाइन क्यों नहीं फॉलो हो रही टाइम पे, वो इसलिए फॉलो नहीं होती या लोग नहीं करते क्योंकि लोग आज अगर डेडलाइन है 1 हफ्ते की या 2 हफ्ते की डेडलाइन दी, 1 हफ्ते की दी, तो लोग सुबह आके लोग हो डेडलाइन है, डेडलाइन यार किसी ने की है यार, कोई कॉपी दे दे यार, किसी की रिपोर्ट है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ना लेक्चर पढ़ते हैं, ना डेडलाइन को फॉलो करते हैं, ना उन्हें गाइडलाइन ली होती है। ऐसा नहीं है। तो जो हैपेजर्ड में, अफरा तफरी में जो पढ़ते नहीं है वो इनको परेशानी हो रही होती है, जो कई मांगे तांगे की असाइनमेंट या आर्टिफैक्ट लेके चल रहे थे वो इसी तरह कर रहे होते हैं, जो रेगुलरली थोड़ा काम करते रहते हैं हर सब्जेक्ट का। मैंने ये तो नहीं कहा कि 7 दिनों में मेरा काम करें, तो 7 डेज है, अगर आपके 6 सब्जेक्ट हैं, मेरे ख्याल से 2 या 3 सब्जेक्ट्स हैं जो जिसमें आपके टास्क या असाइनमेंट या प्रोजेक्ट या कोई एक्टिविटी चल रही होंगी, बाकी तो थ्योरेटिकल लेके चल रहे होंगे। तो जो आपके कोर्सेज हैं, आई डोंट नो कि क्या आपके अदर कोर्सेज में प्रोजेक्ट्स हैं, तो ये तो आप खुद बताएंगे कि कौन टीचर कितना काम करा रहा है। अगर कोई टीचर टास्क देता है या प्रोजेक्ट या एक्टिविटी या कोई चीज़ें असेसमेंट पे, तो वो डेफिनेटली पढ़ाता है, काम कराता है, समझाता है, तो वो चीज़ें लेके चल रहा है। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप फिर किस तरह लेके चल रहे हो। फिर टेस्टिंग भी है डेफिनेटली, जब आप क्वालिटी कंट्रोल ही करें तो टेस्ट भी कर रहे हैं प्रोडक्ट को। और टेस्टिंग ये नहीं है कि सिर्फ कोडिंग के में से एरर देखना, टेस्टिंग हर साइकिल की, हर फेज की हो सकती है। और इफ़ यू रिमेंबर, तो मैंने टेस्टिंग की डेफिनेशन में बताया था कि जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो टेस्टिंग को ये कहती है कि ट्राई टू फाइंड आउट द एरर्स फ्रॉम द प्रोग्राम, बट टेस्टिंग कैन बी अप्लाइड इन एवरी life cycle phase and every phase of a life cycle, SDLC, in every phase of first software development life cycle. Analysis में testing क्या है? जी, किसको अलाउ करना है लेक्चर के लिए यार? हमारो दिन अपना माइंड से लेक्चर के लिए किसको अलाउ करना है? पहले कौन लेक्चर ले रहा था? बकार पहले लेक्चर कौन कैप्चर कर रहा था भाई? एनीवन? ओके जी, हम बात करते हैं टेस्टिंग। तो टेस्टिंग मैंने आपको बताया था कि टेस्टिंग हर स्टेज की होती है। फॉर एग्जाम्पल मिसाल दे रहा हूँ, एनालिसिस में क्या टेस्टिंग है? एनालिसिस में आपने रिक्वायरमेंट्स एट द एंड ऑफ द डे एसआरएस बनानी होती है ना, उसको बनाने से पहले वेरिफिकेशन करते हैं, ठीक है, वेरीफाइड करते हैं कि क्या जो क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट थी और हम जो नोट करके बैठे हुए हैं, हम नोट करके और उसको एसआरएस में कन्वर्ट करके बैठे, क्या ठीक भी है या वो कुछ कह रहा है और हम कुछ कह रहे हैं। मैंने आपको मिसाल दी थी, उसने कहा ए बी सी, आप ए सी डी बना के बैठे हुए, बी आपने मिस कर दिया, डी एक्स्ट्रा बना के बैठ गए, और भाई क्लाइंट ने कहा ये तो चीज़ आई नहीं। तो टेस्टिंग हर फेज की जाती है, डिज़ाइन में भी होती है, फिर इम्प्लीमेंटेशन में भी होती है। तो टेस्ट आप अपनी प्रोडक्ट को भी टेस्ट कर सकते हो। और टेस्टिंग की टाइप्स आपने देख लिए, पढ़ा हुआ आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। टेस्ट की 4 टाइप्स होती है। यूनिट टेस्टिंग होती है, एक कंपोनेंट को टेस्ट करते हैं। इंटीग्रेशन होती है कि अगर आप किसी और कंपोनेंट को लिंक करना चाह रहे हैं इंडिपेंडेंटली, तो वो वर्क फाइन कर रहा था, बट व्हेन यू आर इंटरेक्टिंग या इंटीग्रेटिंग या इंटरेक्टिंग विद दैट कंपोनेंट, इट्स नॉट बीन वर्किंग फाइन, तो यू हैव टू टेस्ट दैट इंटीग्रेशन। सिस्टम टेस्टिंग एट द एंड ऑफ द टेस्टिंग होती है, थॉरोली डिटेलमेंट टेस्टिंग कहते हैं। यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, यूजर से क्लाइंट से टेस्टिंग कराते हैं। अब बात ये है कि क्वालिटी, डेफिनेटली क्वेश्चन ये है कि क्वालिटी और जस्ट अ मिनट जी, इम्प्रूव करने प्रोडक्ट क्वालिटी तो लीडरशिप। मैंने कहा था ना कि टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट नहीं होगी तो फिर कुछ भी नहीं होगा। और जिस बंदे में लीडरशिप होती है तो वो काम दबंग तरीके से करवाता भी है, जिस तरीके से कहता है उस तरीके से करवाता भी है। तो बाज़ वक़्त आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा, और अमलन आपने प्रैक्टिकली देखा नहीं, अब तो फील भी कर लिया होगा कि सर काम निकलवाना चाहते हैं, काम करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो आजकल बहुत एक्टिविटीज़ चल रही हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट की भी फाइनल सेमेस्टर की जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी भी एवेल्यूएशन कर रहे हैं। वीकेंड्स पे भी उनकी एक्टिविटी चल रही हैं। 7th सेमेस्टर वालों ने थोड़ा सा रोला कम डाला होता है, मगर 8th सेमेस्टर के काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं
जिनकी एक्टिविटीज़ और बीइंग एवेल्यूएटर्स काम करना होता है और वो सारे टीचर हैं, तो बड़ी फटीक है। और ये भी चल रहा लेक्चर। तो लीडरशिप है दैट प्रमोट्स क्वालिटी, अंडरस्टैंडिंग द कॉस्ट ऑफ द क्वालिटी। तो ये अगर आपने क्वालिटी को इम्प्रूव करना है या उसकी वर्थ समझनी है, तो कॉस्ट ऑफ द क्वालिटी की कॉस्ट को समझना है कि अगर आप क्वालिटी प्रोडक्ट लेते हैं तो वो फिर आपको कितना बेनिफिट देती है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ गुडविल। अगर आप क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं बनाते या वंस द कस्टमर जो भी उसका ओपिनियन है वो आपका अच्छा नहीं रहता अकॉर्डिंग द प्रोडक्ट, तो वो इफ यू लूज द क्लाइंट एंड यू लूज द मार्केट एंड यू लूज द रेवेन्यू। फोकसिंग ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्लुएंसेस द वर्कप्लेस फैक्टर्स दैट अफेक्ट क्वालिटी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ उसने थर्ड पॉइंट बताई है। इसका मतलब ये है कि जो वर्क प्लेस है, आपका काम करने का माहौल है, वो क्वालिटी पे बड़ा असरअंदाज कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल लेट से, जिस तरह हमारी यूनिवर्सिटी, अगर मैं ग्राउंड फ्लोर पे एक ऑफिस बना के एक डेवलपर हायर कर दूँ और वहाँ पर एक कैबिन बना दूँ, उसको अच्छे पैकेज और फैसिलिटी भी दे दूँ, MIS में मैं उसकी टीम में इसका पार्ट दे दूँ, बट ऑफिस का ग्राउंड फ्लोर होगा, तो वो लड़का तो बड़ा खुश होगा, यार ग्रेजुएट हुआ, मुझे यार तनख्वाह भी मिल गई, मेरा PN ऑफिस भी है। मगर एक दो कुछ दिनों के बाद वो कहेगा, सर यहाँ पर डेवलपमेंट हो रही नहीं, ये इट्स नॉट अ पीस ऑफ माइंड, दिस प्लेस इज नॉट अ पीस ऑफ माइंड, कि यहाँ पर तो हर वक्त शोर हो रहा है और जनाब लग रहा है कि चिड़िया घर में पाए हुए। तो वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशन जो तभी कहते हैं कि एर्गोनॉमिकली बड़ी मैटर कर रही होती है आपकी जो वर्क प्लेस है, किस तरह की हाइजीनिक है, और that affects the product quality. तो workplace also matters and affect the quality of a performance of an employee. तो maturity models भी है जो CM लेवल के हैं IT कंपनी के, जो आप जो अपनी इसको अप्रूव अचीव करते हैं, अपना लेवल आप इम्प्रूव कर सकते हैं। जिस तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एक इदारा है और एक इदारा भी है, और आपकी IT की जो कंपनीज की जो असेसमेंट है और उनके जो मेच्योरिटी लेवल्स है वो असेस भी करता है और ये देखता है कि CM लेवल किस लेवल पे बैठे हुए। लीडरशिप की बात, इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट दैट द टॉप मैनेजमेंट मस्ट बी क्वालिटी माइंडेड। इन द एब्सेंस ऑफ मैनिफेस्टेड इंटरेस्ट एट द टॉप, देयर विल बिलो बी लिटिल विल बी हैपन। तो बात वही है कि टॉप मैनेजमेंट खुद क्वालिटी कॉन्शियस नहीं है, क्वालिटी की वर्थ को नहीं जानते, तो वो क्वालिटी चीज़ अचीव नहीं कर सकते। और अगर वो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ या कर देते हैं या क्वालिटी को अचीव नहीं कर पाते या क्वालिटी के पर ध्यान नहीं देते, तो कुछ भी अचीव नहीं होगा और लिटिल विल बी हैपन, यानी मतलब बहुत कम। तो ज़्यादातर जो टॉप मैनेजमेंट लोग हैं वो नॉन टेक्निकल लोगों को, उस नॉन टेक्निकल से मतलब है उस फील्ड से जिसका कम से कम एक्सपीरियंस उसको बिठा दिया था। तो ये बात भी बड़ी मानी खेज है कि एग्जेक्टिव लेवल या टॉप लेवल पे उस फील्ड में उसको डाला जाए जो उस फील्ड से रिलेटेड हो, जिसका उससे एक्सपीरियंस हो। तो कन्फर्मेंस टू द रिक्वायरमेंट है, और कॉस्ट ऑफ द नॉन कन्फर्मेंस, तो वो फेलियर भी जो है वो फिर लेना पड़ेगा। अगर कन्फर्मेंस टू द रिक्वायरमेंट है या क्वालिटी आप अचीव करते हैं, उसका टैग, उसका सक्सेस का सेहरा बीइंग अ मैनेजर, बीइंग अ लीडर, बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन, बीइंग एन CEO आप लेते हैं। तो अगर आप कन्फर्मेंस टू द नॉन रिक्वायरमेंट, यानी अगर आप नहीं मीट कर पाते या क्वालिटी अचीव नहीं कर पाते, कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं अचीव करते, तो उसकी भी कॉस्ट जो है वो भी आप उसके भी जो फेलियर है बर्दाश्त करना पड़ता है। फिर इसने कुछ ये कॉस्ट की कुछ टर्म्स बताई कि इस तरीके से कॉस्ट, ये भी चीज़ें होती हैं। प्रिवेंशन कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग अ प्रोजेक्ट सो इट्स एरर फ्री और विद इन एक्सेप्टेबल एरर रेंज। प्रिवेंशन कॉस्ट प्रोजेक्ट की जो प्लानिंग और जो भी उसकी एग्जीक्यूशन है, और विद इन एक्सेप्टेबल एरर रेंज मीन्स के वो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू से कि 19-20 कॉस्ट में कैलकुलेशन में फ़र्क आ सकता है। अप्रेजल कॉस्ट ये होती है द कॉस्ट ऑफ द इवैल्यूएटिंग प्रोसेस एंड देयर आउटपुट टू इंश्योर क्वालिटी। एक प्रोसेस के हवाले से है और उसकी आउटपुट के हवाले से है, इवैल्यूएटिंग प्रोसेस एंड देयर आउटपुट टू इंश्योर क्वालिटी। अप्रेजल कॉस्ट। इंटरनल फेलियर कॉस्ट, अगर किसी एक प्रोसेस के अंदर जो आपने तखमीना उस एक्टिविटी टास्क में लगाया हुआ है और वो उस तरह परफॉर्म नहीं करता, तो वो आपकी फेलियर कॉस्ट है। क्योंकि वो फेलियर कॉस्ट का क्या मतलब है, वो आपको फकी पड़नी है। फकी से मतलब है आपने जब उसको ठीक करना है, वो कॉस्ट तो पड़ गई है जो आपने टाइम स्पेंड किया। लेट से आप कोडिंग कर रहे थे, मैंने कहा यार ये टास्क करें, आपने इस पर टाइम लगाया, आपने रिसोर्सेज लगाए, मगर वो चीज़ परफॉर्म नहीं हुई, वो रिजल्ट नहीं निकल सका, आउटपुट नहीं निकल सकी, वो कॉस्ट, तो वो जो रिसोर्सेज है वो तो स्पेंड हो गए। तो वो जो आपकी फेलियर कॉस्ट होती है वो भी आपको पड़ रही होती है पेनल्टी।
क्लाइंट से नहीं लेते, ये फेलियर कॉस्ट इसलिए जब इंडस्ट्री में प्रोफेशनल काम होता है और उसमें ऐसे जो एम्प्लॉय बनना चाह रहे हैं ऐसे कैंडिडेट्स को नहीं लेते कि जिनको हमने ट्रेन करना हो। जो हम इनको ट्रेन करेंगे तो ये फिर खुद क्या सीख के आए, ये क्या करके आए। थोड़ी बहुत ट्रेनिंग तो रिक्वायर्ड होती है, बट अगर किसी में दम खम है या किसी में वो लेवल है फिर वो उसको हायर करते हैं। ये तो नहीं कि बगैर मुझे कुछ नहीं आता, किसी ने कराया नहीं, मैंने तो कभी किया नहीं, हमारी तो यूनिवर्सिटी ऐसे थी। जो इंस्टीट्यूशंस, जो टीचर्स और जो ब्लेम करेगा खुद अपने आप को ब्लेम करें, ब्लेम करना खुद सीखें। जब आपने खुद काम नहीं किया, जब आप कहेंगे कि हमें टीचरों ने नहीं कराया, हमारी तो इंस्टीट्यूशन थी, हमारे तो ऐसे था, ऐसा नहीं होता। ठीक है, उर्दू यूनिवर्सिटी, हमारे डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस से भी हीरे और नगीने निकले हैं। ठीक है, और ऐसे ऐसे डेवलपर और प्रोग्रामर ऐसे ज़बरदस्त है कि जिन्होंने इंडस्ट्री में भी माशाल्लाह बड़ा नाम पैदा किया, और ऐसा नहीं है। तो स्टूडेंट किसी से कम नहीं होता। उस्ताद अगर अच्छा हो ना, उस्ताद अगर अच्छे पढ़ाने वाले हों, अच्छे भी हैं और एवरेज मेरी तरह के भी होंगे या बुरे मेरी तरह के भी होंगे, अच्छे उस्ताद आपको अगर मिल जाएँ तो वो आपकी मेक और लाइफ बना सकते हैं। ठीक है, मेक और ब्रेक बना सकते हैं। अच्छे उस्ताद ब्रेक तो नहीं करते, मेक लाइफ मेकिंग भी कर सकते हैं। तो हमेशा अपनी ज़िम्मेदारी लें कि हमने खुद एफर्ट देखी, तो कब से एफर्ट करेंगे, कब से कुछ सीखना शुरू करेंगे, कब से कुछ ना कुछ स्किल्स तो आप अप्लाई कुछ उसको स्किलफुल हो जाए। ठीक है, एक्सटर्नल फेलियर का कॉज दैट relate to all the error not detected and corrected before delivery to the customer। और डेडलाइन डिलीवर करने से पहले अगर आपका कोई फेलियर हो जाता है या आपका कोई साइट क्रैश हो जाती है या अनफोर्सीन इमरजेंसी उस पर कुछ चीज़ हो जाती है, तो वो फिर आपकी वो भी कॉस्ट आपकी शामिल होगी। तो काफ़ी सारी चीज़ कॉस्ट्स होती हैं और उन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है जब आप एस्टिमेशंस कर रहे हैं या कैलकुलेशन कर रहे हैं सारी चीज़ें। टू मी द बेस्ट पॉइंट, क्या जो वर्क प्लेस है वो परफॉर्मेंस पे असरअंदाज हो रही होती है और आउटपुट पे असरअंदाज होती है? बिल्कुल हो रही होती है। जो पीस ऑफ माइंड है, एक पीस ऑफ माइंड भी, और जो प्रॉपर वर्क प्लेस है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द स्टैच्यू ऑफ दैट पर्सन, अगर वो काम कर रहा है। तो अगर आप ज़रा नज़र दौड़ाएं, जिस तरह हमारे डिपार्टमेंट में आप क्लासेस को रोते हैं तो ज़रा फैकल्टी ऑफिस आपको ज़रा बहुत अच्छी तरह पता है कि एचओडीज़ के या प्रोफेसर हज़रात या फैकल्टी किस तरह बैठी हुई है, क्या रिसोर्सेज उनको मिले हुए हैं, डिपार्टमेंट में कितने प्रिंटर हैं माशाल्लाह सबको पता है, और एक ऑफिस में और एक एचओडी ऑफिस में। तो हमें जो रिसोर्सेज, हमें जो वर्क प्लेस है वो किस तरह की मिली हुई है। लाइक वी आर ग्रेडेड ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, 18 और 19 ग्रेड्स के भी हैं। तो हमें क्या रिसोर्स मिले, मगर हमारा प्राइम काम, अगर हम इन शशकों में पड़े रहे कि यार मेरा ऑफिस नहीं है, मेरा ये फैसिलिटी नहीं है, तो फिर काम नहीं होगा। हमारा काम पढ़ाने से है। ठीक है, हमें इस तरह बात को, जो आपका काम पढ़ाना है, और भाई पढ़ाना है तो बैठना भी तो है ना, प्रोजेक्ट्स की गाइडेंस भी तो देनी है, स्टूडेंट्स ने आना भी तो है क्यूरी के लिए, हमारे गेस्ट ने भी तो आना है, तो मीटिंग्स भी तो होती है, तो बैठने का तरीका, वर्क प्लेस एनवायरनमेंट, ये बड़ी चीज़ें मैटर कर रही होती है। तो दैट्स वाई जो पीस ऑफ माइंड है या डेडिकेटेड वर्क प्लेस है अकॉर्डिंग टू दैट, वो बड़ी मैटर कर रही होती है। और फॉर एग्जांपल एक रिसर्च हुई, तो स्टडी बाय डी मार्को और लेसन ने कहा कि जनाब कि जी जो है इश्यूज हैड अ मच ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑन प्रोग्रामर। जो ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज है वर्क प्लेस से बेहतर ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज की बात की। ठीक है, कई रिसर्च में कहा कि जी ये प्लेस मैटर नहीं करती, कई रिसर्च ने कहा जी प्लेस बहुत मैटर करती है, जो वर्क प्लेस जहाँ पर आप बैठ के काम कर रहे हैं। और किसी ने कहा कि भाई प्रोग्रामर्स का जो पीस ऑफ माइंड है वो बड़ा मैटर करता है। किसी ने कहा जनाब जो ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज़ हैं, जो आप जो इश्यूज़ की बात करते हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन में, वो बहुत मैटर कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, और एक डेडिकेटेड वर्क प्लेस जो है, क्वाइट वर्किंग एनवायरनमेंट जो है, ख़ास तौर पे जो प्रोग्रामर है, ख़ास तौर पे जो प्रोग्रामर है, प्रोग्रामिंग के जो लोग करने वाले हैं, तभी आप देखेंगे जो हमारा एमआईएस है बिल्कुल एक कोने में करके है। और मैं तो कहता हूँ कि ऐसी जगह होना चाहिए कि जहाँ पर एंट्रेंस पे पीस ऑफ माइंड हो, सुकून हो, जहाँ पर एंट्रेंस भी कम हो। अक्सर वो सारी आवाम स्टूडेंट्स जो है ना हर दूसरे दिन उधर पहुँचे होते थे। तो एक वर्क प्लेस जो है वो एट द एंड क्वालिटी को असरअंदाज बिल्कुल कर रही होती है। और ये मैच्योरिटी मॉडल है, डिफरेंट सीएम लेवल्स होते हैं, और डिफरेंट मैच्योरिटी लेवल है। ये सिर्फ आईटी कंपनीज के एक असेसमेंट को देखी जाती है। सीएमएम लेवल का मतलब ही यही है कि हाउ मच एन ऑर्गेनाइजेशन इज मैच्योर, इज प्रोफिशिएंट एंड कॉम्पिटेंट एंड कैपेबल इन इटसेल्फ, इन इट्स प्रोसेसेस एंड मेथड्स एंड टूल्स एंड टेक्निक्स। तो सीएमएम की डेफिनेशन अगर बात करें, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल, और सीएमएम
देखा ही आईटी की कंपनी, जो ऐसी कंपनी जो सॉफ्टवेयर डेवलप करें और किसी का नहीं देखा जाता। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, वो बेसिकली एक पाथ, एक प्रोसेस से डिफाइन कर रहा है कि आप अगर इन इन करैक्टरिस्टिक्स, इन फ्रेमवर्क्स, इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आप अपने इस लेवल पर पहुंच रहे हैं, और इस लेवल को फिर आप असेस करवाते हैं इन इदारों से, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट इदारों से, और जनाब वो फिर आपको बताते हैं। तो डेफिनेटली क्वालिटी फंक्शन एक तो ये होना चाहिए कि क्वालिटी कॉन्शियस होना चाहिए, लीडरशिप होनी चाहिए, क्वालिटी के मॉडल्स, प्रोसेस स्टैंडर्ड्स जिसको बात करें उसको फॉलो होना चाहिए। फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है, एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो 5 लेवल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। पहले लेवल, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 लेवल टिल 5 लेवल 1 is the lowest level and of an IT company, and CM level 5 is the highest rank an IT company is achieving. तो फर्स्ट लेवल इनिशियल लेवल होता है। मैं सरसरी सा तौर पे बताऊंगा, लेक्चर को ख़त्म करेंगे और हमारा चैप्टर भी ख़त्म होगा। इनिशियल लेवल होता है जिसको इनिशियल लेवल और एडहॉक लेवल भी बोला जाता है। सेकंड रिपीटेड लेवल होता है, रिपीट या एब्रिवेटेड उसको टर्म दी हुई है, रिपीटेड दी है। थर्ड ऑर्गेनाइज्ड है। फोर्थ मैनेज लेवल है। फिफ्थ अडॉप्टिव या ऑप्टिमाइज लेवल है। तो इनिशियल लेवल और स्टार्ट जो एक अच्छे ग्रेजुएट जब हो जाता है तो उसको अगर उसने छोटे लेवल से सेटअप स्टार्ट करना है या अपने दोस्तों यारों के साथ करना है, तो लेवल थर्ड से जो 3 वाली चीज़ है, यहाँ से आप इसको ईजिली स्टार्ट कर सकते हैं और फिर आस्ता आस्ता अपनी कंपनीज को इस लेवल तक अचीव करके एक सर्टिफिकेशन अचीवमेंट लेते हैं सीएम लेवल के। ISO इज समथिंग डिफरेंट। ISO स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन एक इदारा है। ISO इदारा जो आपकी जो भी प्रोडक्ट है उसको एक क्वालिटी के है या नहीं है, वो एक असेसमेंट करके आपको बताता है और एक सर्टिफिकेशन देता है। सीएम लेवल इज़ डिफरेंट थिंग। सीएम लेवल भी उनमें से एक पॉइंट क्वालिटी की चीज़ है, बट बेशुमार वो चीज़ बता रहे थे। तो इनिशियल लेवल ऐसी कंपनी होती हैं जो कोई प्रोसेस, कोई मॉडल, कोई अप्रोच किसी तरीके कार को फॉलो नहीं करती। कोई टाइमिंग, कोई प्लानिंग, कोई एल्गोरिथम, हैपहैज़र्ड अफरा तफरी में काम करे। ऐसा कौन काम करता है? ऐसे कौन से ग्रेजुएट हैं जो प्लान नहीं करते, किसी ऑर्गेनाइज बेस से नहीं करते? ऐसा कोई काम नहीं करता। तो इनिशियल ऐसी बेशुमार कंपनी है, ऐसे बेशुमार लोग हैं। इनमें क्या प्रॉब्लम आते हैं कि अपनी तरफ से जो आप रिसोर्सेज लेके प्रोजेक्ट लेते हैं जब रेफरेंस से, तो वो आपको फकी पड़ती है, प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम्स अकर हो रहे थे और आपको अपनी जेब से नुकसान देना पड़ता, ना काम पर ना टाइम पे आप काम डिलीवर करते हैं। सेकेंड लेवल जो है उसको रिपीटेड लेवल बोलते हैं, रिपीटेबल लेवल बोलते हैं, या यहाँ पर इसमें एब्रिवेटेड। रिपीटेबल लेवल यही है कि फर्स्ट लेवल की जो गलतियाँ थी वो नहीं दोहरानी। जो फर्स्ट इनिशियल लेवल में जो सक्सेस के जो पॉइंट्स थे बस वो दोहराने। तो इसमें भी अपनी जेब से कॉस्ट एक्सपेंसेस को मीट करना पड़ता है और आपको नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। जो थर्ड लेवल है जिसको ऑर्गेनाइज लेवल बोलते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइज इज द हर चीज़ प्लान तरीके कर, आपने प्रॉब्लम मॉडल कौन से फॉलो करने हैं, अप्रोच कौन सी फॉलो करनी है, डॉक्यूमेंटेशन के स्टैंडर्ड्स क्या करने हैं, कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, ऑफिशियल वेबसाइट होनी चाहिए, क्लाइंट को कैसे लिखत पढ़त कैसे करते हैं, एग्रीमेंट कैसे करते हैं, प्रॉपर तरीके से काम, जिस तरह टीचर पढ़ाते हैं, काम कराते हैं, मॉडल अप्रोच लगाते हैं, आप ये सिर्फ जुबानी कलामी डॉक्यूमेंट करके कर रहे हो। तो ऐसी कंपनी जो है जो ऑर्गेनाइज लेवल पे बैठी होती हैं, एज द नेम शोज द ऑर्गेनाइज। तो आप इसको गूगल पे पढ़ सकते हैं, आर्टिकल सीएम लेवल देखें आप, ये आपको 5 स्टेजेस मिल जाएंगी। तो थर्ड लेवल से जब टीचर आपको कहते हैं कि भाई आप काम करें, मॉडल देखें, एल्गोरिदम कौन से टूल्स हैं, एल्गोरिदम बनाएं, टीम स्ट्रक्चर बनाएं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्लाई करें। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तो थर्ड लेवल पे नहीं होती, वो मैनेज लेवल, फोर्थ लेवल ऑफ एन कंपनी दैट इज कॉल्ड इज मैनेज। और ऐसी कंपनी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी ISO सर्टिफिकेशन अचीव कर रही है, वो लेवल 4 पे है। जो ISO सर्टिफाइड जिन्होंने अचीव की है, IT की डेवलपमेंट कंपनीज, IT कंपनीज जो प्रोडक्ट बना रही हैं, जो डेवलपमेंट कर रही हैं, या IT टेक्नोलॉजी रिलेटेड गैजेट डिवाइसेस कर रही हैं, अगर उन्होंने प्रोडक्ट ISO क्वालिटी अचीव की हुई है, जो सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ, तो वो CM लेवल 4 पे है और वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी कर रहे हैं। बाकी सब चीज़ें नीचे हो रही हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी कर रहे हैं और ISO सर्टिफिकेशन भी, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अचीव की। नंबर 5 इज द ऑप्टिमाइज लेवल, टॉप मोस्ट रैंक ऑफ एन IT कंपनी। वो क्या कर रही है, प्रोडक्ट क्वालिटी तो अचीव करके बैठे हुए हैं 4th लेवल पे, तो 5th लेवल का मतलब है 4th लेवल वाली सारी बातें हैं। जिस तरह हम कहते हैं ना 1NF 2NF 2NF का मतलब है 1NF में होनी चाहिए, तो लेवल 5th में जो 4th वाली तो सारी बातें हैं, बट 5th में क्या है कि ऑप्टिमाइज लेवल, अपने अपने प्रोडक्ट की बेंचमार्क सेट करने हैं, ऑप्टिमम लेवल ऑफ रिसोर्सेज यूज करने हैं,
बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज यूज़ करने हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव करनी है, प्रोसेस को इंप्रूव करना है। जिस तरह हम बात करते हैं ना टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का क्या मतलब है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में कस्टमर ने सेटिस्फेक्शन कैसे यूज़र की अचीव करनी है, क्वालिटी को कैसे इंप्रूव करना है, क्वालिटी के प्रोसेस को कैसे इंप्रूव करना है, और क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करा के अचीव करें, वो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है। और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में ये चीज़ भी आती है कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन में जीरो डिफेक्ट्स मीन्स कि एरर फ्री काम होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं जो क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर है। और क्वालिटी को अचीव करने के लिए डेफिनेटली काफ़ी सारी डॉक्यूमेंटेशन होती है, वो करनी भी पड़ती है और उसको उस तरह अप्लाई और फॉलो कराना पड़ता है। तो आपके क्वालिटी अश्योरेंस की भी जॉब है, क्वालिटी लोग कंट्रोल साइड में भी चले जाते हैं। ज़्यादातर ये बिजनेस डोमेन से जो लोग हैं, MBA वाले जो इस फील्ड में घुस जाते हैं, क्वालिटी डिपार्टमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल। बट जो सॉफ्टवेयर के लोग हैं वो टेस्टिंग साइड भी जा सकते हैं, और अगर वो क्वालिटी की कोई सर्टिफिकेशन या क्वालिटी पे प्रोडक्ट की क्वालिटी और उसकी प्रोसेस की क्वालिटी और ये सारी चीज़ों पे अगर माशाल्लाह टेक्निकली एक्सपर्ट है तो वो भी वो चीज़ें कर सकते हैं। तो दैट एंड्स टुडेज लेक्चर। अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट का ये है और 38-39 मिनट्स का वो है, तो वही अराउंड अबाउट 60 मिनट के करीब लेक्चर हुआ और आपके 10 मिनट्स की क्विज थी। और ये 3-4 स्लाइड्स अगर लेक्चर रह जाता तो फिर वो दोबारा से कंटिन्यूटी पे करनी पड़ती। और ये तो ISO पे मैंने आपको एक टास्क दी थी कि ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन, ISO क्या चीज़ है और उसके क्वालिटी के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो डिफरेंट है। डेफिनेटली प्रोडक्ट की क्वालिटी के स्टैंडर्ड डिफरेंट है। ISO 9001, 9000-1, 9000-2 ये जनरल प्रोडक्ट की क्वालिटी के स्टैंडर्ड। बट आपने ISO और ISO का 9000-3 जो सॉफ्टवेयर के जो स्टैंडर्ड्स हैं क्वालिटी के, उस पर एक छोटी सी असाइनमेंट बनानी है। और कोशिश करें कि ये नहीं है कि एक आपने सर्च लिखा, एक आर्टिकल देखा, वहीं से कॉपी पेस्ट। कोशिश करें कि ISO की साइड पे जो ISO ने डिफाइन किए हैं प्रोसेस, जो स्टेप्स, वो लिखें, या वो बेसिक हेडलाइंस ही पढ़ लें ताकि एक माइंड में आइडिया हो कि क्या चीज़ है। अगर कुछ पेपर में तो याद रखेंगे, पेपरों में या क्विज़ेस में ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं, कोई भी पॉइंट या कोई भी चीज़। तो अगर टीचर कोई पेपर में या टास्क में या असाइनमेंट्स में या क्विज़ेस में चीज़ें देता है तो इसका मतलब ये है कि वो पूछने का भी हक रखता है और वो क्वेश्चन भी कर सकता है ये सारी चीज़ें। ठीक है जी, दैट एंड्स द टुडेज लेक्चर। और ISO जो सर्टिफाइड असाइनमेंट है वो आपने नेक्स्ट वीक जो है पहली क्लास में, यानी आपकी जो वेडनेसडे की क्लास है उसमें आपने सबमिट करानी है। और वेडनेसडे की क्लास अगर आपकी 12:30 है तो 12 बजे एंडिंग टाइम है। आप वहाँ पर एक वर्ड का डॉक्यूमेंट सबमिट करा दें। और ISO के अंदर जो मेन असाइनमेंट है वो ISO 9000-3, ठीक है। 9000 एक सीरियल नंबर है और -3 जो है वो उसका सॉफ्टवेयर, हमारी जो सॉफ्टवेयर की जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट टेंजिबल इंटेंजिबल होती है और सॉफ्टवेयर इज इंटेंजिबल इन नेचर। तो इसके अगर हमने कोई ISO सर्टिफिकेशन अचीव करनी है फिर देखें, आपको पता लगे। वो स्टेप्स तो आपको 12-13 मिलेंगे, मगर उसकी जो डिटेल गाइडलाइंस हैं या जो इंस्ट्रक्शंस हैं या जो पैरामीटर है तो वो क्या क्या है और उसकी वो चेकलिस्ट क्या क्या है, तो वो उस पर आप तैयार करें। ठीक है, नेक्स्ट वीक के लिए है, ताकि थोड़ा सा आपको एहसास हो सके कि यार ये खाला जी का घर नहीं है। सिर्फ डेवलपमेंट एक अलग चीज़ है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अलग चीज़ है, आर्काइव, लॉग, आर्टिकल। तो ये जो मैनेजमेंट के और लोग होते हैं जो जुड़े होते हैं, जिस तरह जाहिद ने बात की सर कन्फिगरेशन मैनेजमेंट वाले जो है वो लॉग्स मेंटेन कर रहे हैं आपके, मतलब प्रोजेक्ट्स की आर्काइव बना रहे, पूरा रिकॉर्ड ये। फिर जो कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स थी और हम जो फुलफिल कर रहे हैं उसका ध्यान रख रहे होते हैं। जो प्रोडक्ट्स हैं जिस तरह से तैयार हो रही थी उसका स्टेटस भी मेंटेन कर रहे होते हैं। और थर्ड वो चीज़ क्या देख रहे होते हैं, चेंजेस को भी हैंडल कर रहे होते हैं। इसी तरह जो क्वालिटी एश्योरेंस वाले सेल हैं वो क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी असेसमेंट और क्वालिटी की चीज़ें और उन चीज़ों को भी असेस कर रहे होते हैं। दैट एंड्स टुडेज लेक्चर। और पढ़ें जो चीज़ें इसमें हैं, ये चीज़ें पढ़ाई गई हैं, जो चीज़ मैं दे रहा हूँ उसका रेट इससे क्या है, डेफिनेटली इफेक्ट आता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो कोशिश करें कि ISO की वेबसाइट पे जाएं। नेट पे आप लिखेंगे ISO 9003, वो 1000 वेब पेज मिल जाएंगे, मगर वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होती। ISO की जो अपना डॉक्यूमेंट है, जो स्टैंडर्ड्स है, ISO 9003 इज अ स्टैंडर्ड, ठीक है। वो स्टैंडर्ड पब्लिकली अवेलेबल डॉक्यूमेंट है। अब वो भी आपने एक पेज बनाया, आप उसमें अगर मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन डाल देते हैं तो फिर तो गलत हो जाएगी। तो ISO की अपनी साइट पे जाएं, या ISO के जो एक डॉक्यूमेंट है वेरीफाइड जो अवेलेबल है, एक्सेसिबल है, वो उसको पढ़ें, उसको देखें। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। दैट